होती है, मतलब हाउ पीपल फील व्हेन दे कम टू नो फर्स्ट टाइम दे आर डायग्नोज्ड विद द कैंसर? Cancer is just not physical disease. It has got many dimensions. तो ये जो मिथ है सबसे बड़ा कि भाई कैंसर हो गया तो अब आप गए, इस मिथ को कैसे कैंसर हो गया तो शायद ये डेथ वारंट, बट अब ऐसा नहीं है। इंडिया इज द ओरल कैंसर कैपिटल, जो कि बहुत खराब बात हमारे लिए है। और इसका जो मेन रीजन आपने बता दिया, टोबैको, तंबाकू, बीड़ा और सिगरेट और अल्कोहल, गुटखा, और 90% आपने बिल्कुल ठीक बोला, ओरल कैंसर हो रहे हैं। सो दोस्तों, जिंदगी में हम सभी एक ही चीज चाहते हैं और वो है लाइफ में खुश रहना चाहते हैं और शायद स्वस्थ रहना चाहते हैं। बट लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा टाइम आता है, ऐसा मुकाम आता है जब ना चाहते हुए भी हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और लाइफ में वो टफ टाइम फेस करना पड़ता है जो हम में कोई फेस नहीं करना चाहता। आपने सुना होगा पिछले कुछ सालों में आपके जानने वालों में या आपके किसी जानने वाले का जानकार को कैंसर हुआ होगा और वो कैंसर से रिकवर भी हो गए होंगे, और कुछ लोगों को शायद कैंसर से रिकवरी नहीं मिल पाई होगी। तो अब आप बोलेंगे ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? द रीजन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं आज इसी कैंसर टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, और वो बातें करने वाले हैं जो एज ए पर्सन, एज ए फैमिली पर्सन आपको पता होना चाहिए कैंसर बीमारी के बारे में, ताकि आप और अपने परिवार को इस घातक बीमारी से बचा सकें। उद्देश्य किसी तरह की नकारात्मकता फैलाना नहीं है, उद्देश्य है जागरूकता लाना। और इसीलिए आज के इस पॉडकास्ट में मैं एक ऐसे पर्सन के साथ में बैठा हूं, तो आज इसी टॉपिक पे हमारे साथ में जो गेस्ट हैं जिनसे हम बात करने वाले, कैंसर से रिलेटेड वो सारी बातें जो हमारे मन में डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जो कि पिछले 35 ईयर से एज ए कैंसर सर्जन काम कर रहे हैं और आज की डेट में 10,000 से ज्यादा लोगों को, पेशेंट को, कैंसर के रोगियों को वो कंसल्ट कर चुके हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और मोर देन 5,000 सर्जरी परफॉर्म कर चुके हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह की पर्सनैलिटी से मिलने वाले हैं। और आज करंटली वो वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका में एज ए डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी के रूप में कार्यरत है, काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई एम योर होस्ट रवि सचान विद स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट डॉक्टर दिनेश कटियार। So Dr. Dinesh Katiyar ji, thank you very much for giving your time. Thank you. नमस्कार रवि जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सभी आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। और मैं डॉक्टर दिनेश कटियार हूँ। पिछले 35 साल से एज ए कैंसर सर्जरी कैंसर पेशेंट्स की केयर में इन्वॉल्व हूँ और प्रेजेंटली मैं डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी इन द वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका में कार्यरत हूँ। और बहुत अच्छा लगा आज रवि जी आपसे बात करते हुए, और कैंसर की चर्चा पे आज हम लोग बात करेंगे। Thank you for giving your time, sir. So let's continue the journey. Before we start the cancer topic and all, हम सबकी एक ज़िंदगी होती है बचपन से लेके आखिरी तक। तो मैं जब भी कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करता हूँ तो मैं लोगों की पर्सनल लाइफ में ज़रूर जाता हूँ, खासकर बचपन की ज़िंदगी में। तो क्या डॉक्टर दिनेश कटियार जी, डॉक्टर बनने से पहले आप थोड़ा सा अपने बचपन की लाइफ के बारे में बात करना चाहेंगे? ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई और परिवार का माहौल कैसा था, कैसे पले बड़े, स्कूल के टाइम की लाइफ? बचपन तो बहुत अच्छा बीता और मैं कानपुर को बिलोंग करता हूँ, तो मेरा सारा चाइल्डहुड कानपुर में, मेरी प्राइमरी एजुकेशन कानपुर में रही। फिर उसके बाद MBBS MS दोनों ही मैंने GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया। मेरे पेरेंट्स भी कानपुर में ही जॉब करते थे और बहुत अच्छा ब्लेस्ड चाइल्डहुड रहा। उसके बाद कानपुर से निकल करके फिर मैंने कैंसर में जो ट्रेनिंग की वो बेंगलोर से की, किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी से। जी। और उसके बाद से मैं फिर कैंसर के पेशेंट्स की केयर में इन्वॉल्व हूँ। आप बचपन में कानपुर शहर में रहे या कानपुर के आसपास किसी गांव देहात क्षेत्र में पले बड़े? मैं कानपुर प्रॉपर शहर में ही रहा, क्योंकि फादर भी हमारे कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, तो हमारा गांव है, लेकिन गांव में रहने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। लेकिन सारा बचपन कानपुर। तो क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको 5-10 साल गांव में रहने का मौका मिला होता तो बचपन में कुछ और अच्छी बात हो सकती थी, या कभी अफसोस होता है आपको, या ठीक है जो हुआ सो हुआ? ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं रेगुलर गांव जाता रहता, गांव से टच में रहे, रेगुलर जाता रहता था माताजी के साथ, पिताजी के साथ, क्योंकि फार्मिंग होती थी तो जाता रहता था।
वो लंबे टाइम तक वहाँ रुका कभी रुक नहीं पाया। तो आप गांव के जीवन से पूरी तरह रूबरू हैं, राइट? पूरी तरीके से परिचित हूँ। और कानपुर से ज़्यादा दूर ही नहीं, 50 किलोमीटर पर ही जीटी रोड पर गांव था हमारा। जी जी जी, थैंक यू। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है, और उस टाइम पे जब आपने डॉक्टर बने तो उस टाइम पे डॉक्टर बहुत बड़ी बात होती थी, राइट? तो क्या आपने बचपन में सोचा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, या कैसे डॉक्टर बने? किसने इंस्पायर किया डॉक्टर बनने के लिए आपको? इसमें बहुत ज़्यादा रोल मेरी माताजी का रहा जी। कि घर में एक बच्चा डॉक्टर बने, और वो शुरू से ही कहती रहीं, क्योंकि इंजीनियर हमारे घर में पहले से भी थे, डॉक्टर कोई नहीं था, तो उनका इनकरेजमेंट हमेशा रहा कि मैं डॉक्टर बनूं। तो आपकी माताजी ने आपको इंस्पायर किया, तो आप अपनी माताजी की एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए डॉक्टर बने, राइट? कह सकते हैं आप? उनकी इच्छा थी, लेकिन मेरा भी बहुत मन था कि डॉक्टर बनना है। और जैसे जैसे बड़े हुए और कैंसर के बारे में जाना, तो लगा कि डॉक्टर भी बनना है और ऐसा काम करना है जो कि वाकई चैलेंज वाला काम हो, जिसमें कि लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, परेशानी है, और उसका सलूशन कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए तो आपने कैंसर जो फील्ड चूज करी, आपने बोला है बहुत डिफिकल्ट है और बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि किसी भी परिवार में होता है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है, और ऑब्वियसली बात है। तो कभी आपको डर नहीं लगा कि मैं कैंसर डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ और इतने टफ सिचुएशंस होती है, लोगों के फैमिली में चैलेंजेस होते हैं और लोग थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं जिस फैमिली में होता है, तो कभी ऐसा विचार आया कि मैं थोड़ी कंफर्टेबल चूज कर लेता हूँ, हड्डी वाला, मतलब नॉट कंफर्टेबल, कोई एक नॉर्मल ले लेता हूँ, कैंसर में क्यों गया? सभी सोचा आपने? वो मुझे शुरू से ही था कि कुछ ज़्यादा चैलेंज वाला काम करना है, जिसमें वाकई लोग जाना नहीं चाहते हैं। और 1990 में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कैंसर में जाना है, तो उस टाइम में कैंसर पेशेंट की बहुत नेग्लेक्ट किए जाते थे, क्योंकि कैंसर के इलाज के नाम पे कुछ भी नहीं था। जो भी कैंसर के पेशेंट होते थे, तो अगर जैसे ही पता चला तो फैमिली वाले भी उनको कह देते थे कि आप कुछ नहीं होगा। और इवन मेडिकल साइड में भी, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे, तो हम देखते थे कि हमारे टीचर्स वगैरह भी एक हेल्पलेसनेस महसूस करते थे। लेकिन जो फैमिली मेंबर्स थे, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था कि कैसे इनका क्या होगा। तो इसलिए उस टाइम में ही मैंने जब MBBS कंप्लीट किया और देखा कि कैंसर पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स कितने बुरी तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इसीलिए मैंने उस टाइम में ही जाना चाहा। और मैं बड़ा खुश हूँ उस डिसीजन को लेके कि तब जब हर आदमी कहता था कि कैंसर में क्यों, और आज मैं देख रहा हूँ कि उस टाइम तो कैंसर बहुत कम था, लेकिन आज कैंसर इतना ज़्यादा फैल गया है कि हर 50-100 घर में एक कैंसर का मरीज है। तो लग रहा है कि जो उस टाइम डिसीजन लिया वो बड़ा अच्छा था, सही था। हमारी सोसाइटी की एक रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उस टाइम सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हुआ करता था, दिल्ली में एम्स था, साउथ में कुछ हॉस्पिटल थे, इसके अलावा कैंसर के क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी नहीं थे। तो अच्छा लगा वो डिसीजन लेके। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इस तरीके का डिसीजन लिया, और आज भी मैं बड़े विथ पैशन केयर कर रहा हूँ। सो आज की देखिए, आप डॉक्टर बने, ऑब्वियसली लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, बट आजकल जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं, जो यंग जनरेशन बन रही है, उनका प्राइमरी फोकस है बहुत सारा पैसा कमाना है, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना है, वो पीछे से ओके, बट मेजर फोकस है अपनी लाइफस्टाइल में, बिकॉज सबको पता है डॉक्टर में पैसा बहुत है, बट रादर हेल्पिंग द पीपल, हेल्पिंग द मरीज, उन लोगों की सेवा करना, वो शायद प्राइमरी उद्देश्य नहीं है। प्राइमरी उद्देश्य बन चुका है सक्सेस, मनी एंड नेम एंड फेम, जो आज की जनरेशन है। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मेंटालिटी डेवलप हो गई है हमारी यंग जनरेशन में कि डॉक्टर बनना है
तो पैसा बहुत कमाना है और पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनना है, बजाय कि लोगों की सर्व करेंगे, हेल्प करेंगे, पैसा आएगा, बाई प्रोडक्ट है। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे अगर कंफर्टेबल है तो आप? अब मुझे लगता है ये पूरा तरीके से सही नहीं है, क्योंकि अगर हम अच्छे से केयर कर रहे हैं, हम्म, पेशेंट की केयर कर रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं, जी, उसको आराम मिल रहा है, हम्म, तो पैसा तो अपने आप ही आ जाएगा। पैसा तो अपने आप ही एब्सोल्युटली, आएगा। इट्स अ बाई प्रोडक्ट, हाँ, इट्स अ बाई प्रोडक्ट। और अगर हम अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो फिर हम्म, हम पैसे भी नहीं कमा सकते। तो राइट, पैसा तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है इसका उद्देश्य के लिए। राइट। तो यू मीन टू से कि प्राइमरी पर्पस लोगों की हेल्प, हाँ, सेवा करना होना चाहिए। बिल्कुल। पैसा उसका, हम पेड़ लगाएंगे तो फल लगेगा, तो जिस पैसा तो प्रोफ़ेशन में लगेगा। हम आए हैं, उसका जो पर्पस है, राइट, वो सर्व करना वो प्राइमरी गोल इम्पोर्टेंट है। है। और मुझे लगता है हर एक प्रोफेशन में यही होना चाहिए कि पैसे में फोकस मत करो, जिस काम को कर रहे हो उस काम में लोगों की सेवा करो, पैसा अपने आप आएगा। एग्ज़ैक्ट। बट अभी क्या, थोड़ा सा लोग, पीपल आर मोर कैपिटलिस्टिक, मनी माइंडेड, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी स्टिल अच्छे लोग भी हैं, यू आर वन ऑफ देम, दैट्स व्हाई यू टॉक अबाउट इट। तो सर आइए, चलिए अब इंटर करते हैं हम लोग कैंसर टॉपिक के ऊपर, बिकॉज समय का भाव है और कम समय में ज़्यादा लोगों को वैल्यू देनी है, विच आई पर्सनली बिलीव। सो देखिए सर, कैंसर जो शब्द है ना, वर्ड है, वो बहुत एक तरीके का विशाल बन चुका है आज की डेट में। तो आपने 10,000 लोगों को देखा है, उनकी मानसिक स्थिति को देखा है, उनके परिवार के लोगों को करीबी से देखा है। तो जब किसी आदमी को पहली बार पता चलता है उसको कैंसर हो गया है, जब उसको पहली बार डायग्नोज होता है, आपके पास आता है, तो उस समय उनकी जो मानसिक स्थिति होती है, जो मेंटल कंडीशन होती है, वो कैसी होती है? मतलब हाउ पीपल फील व्हेन दे कम टू नो फर्स्ट टाइम दे आर डायग्नोज्ड विद द कैंसर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम होता है, और डॉक्टर्स के लिए, हम लोगों के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये डिस्क्लोज़ करना। हाउ टू डिस्क्लोज़ दिस टू माय डिजीज, पेशेंट कि करेक्ट। यू आर सफरिंग दिस प्रॉब्लम। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। You are absolutely right कि cancer is just not physical disease. It has got many It's a dimensions. mental disease also. It causes mental depression also. It causes challenges to family also. Correct. It causes financial difficulties Yes, also. yes, yes. तो ये खाली एक पेशेंट और उसकी प्रॉब्लम नहीं बनती, ये पूरे परिवार की परिवार समस्या की बनती है। समस्या आती है। तो सबसे पहले तो पेशेंट को एक लगता है कि ये अचानक ऐसा क्या हो गया, तो वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में जाता है, पैनिक मोड में जाता है, और कई बार टोटली डिनायल मोड में, करेक्ट, राइट, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हाँ, मुझे कैसे हो मेरे गया? साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो डिनायल मोड में रहता है, और पेशेंट के साथ साथ पूरी फैमिली भी सफर करती इसी है। मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है। राइट, राइट। तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेटबैक। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा है कि जब 1 हफ्ता 10 दिन गुजर जाते हैं, पेशेंट और उसकी फैमिली थोड़ा रियलिस्टिक होते हैं और उसको प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, फिर वो धीरे 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 नॉर्मल होना शुरू कर देते हैं। ओके। और फिर वो ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं। सो यू मीन जब उनको पहली बार ये पता लगता है, तो एक तो उनको मेंटल शॉक होता है, अरे ये क्या हो गया, राइट? और मुझे ही क्यों हो गया, और भगवान तूने क्या किया, राइट? मैंने किससे क्या बिगाड़ा था? तो वो डिनायबल मोड पे होते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, फिर धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करते हैं। और ऑब्वियसली बात है, मेंटल चैलेंज तो किसी को होगा तो आएगा ही आएगा। सो क्या आपको लगता है कि एज ए सोसाइटी हमने कैंसर वर्ल्ड को बहुत ज्यादा बना दिया है एज कंपेयर टू दिस डिजीज? आज लोग इस बीमारी से इतना नहीं डरते जितना कैंसर नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। तो क्या ये सोशल मीडिया ने किया है, या हमारे समाज ने किया है, या मेडिकल प्रोफेशन ने किया है? व्हाई पीपल हैव सो मच ऑफ फियर अबाउट द कैंसर वर्ल्ड? क्या वजह है, लोग सुनना नहीं चाहते इसके बारे में? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? No doubt it is a very, what to be say कि it is a bad disease, or and definitely results are not absolutely correct. So and there are challenges with cancer, लेकिन ये सारा कुछ जो लोग पहले देखा करते थे कि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उस सारे का फ़ियर था। लेकिन अब
सिचुएशन चेंज हो रही है, क्योंकि अब लोग देख रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट जो कभी थे 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, बिल्कुल ठीक हैं, दे आर एंजॉयिंग हेल्दी लाइफ। राइट। तो अब वो चीज चेंज हो रही है, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा लोगों को डर तो है कि ये बीमारी अच्छी नहीं है, इसमें रिस्क ज्यादा है, तो फियर है, लेकिन वो थोड़ा उसका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है कि जो कि वैसा नहीं होना चाहिए। वी शुड नो द कैंसर कि ये है क्या और इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन फियरिंग फ्रॉम कैंसर, बीइंग इन अ पैनिक मोड, राइट। तो अगला क्वेश्चन मेरा सर उसी से कनेक्टेड है जो आपने बोला। देखिए, आपने खुद ही बोला कि कैंसर के मरीज से ज्यादा उसके परिवार के लोग प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति को हुआ है, लेकिन ऐसा पूरे परिवार को मेंटल सफरिंग हो चुकी है और लोग मेंटली बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो जाते हैं, क्योंकि आपने बोला फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो एज ए फैमिली किसी को परिवार में है, तो जो परिवार के लोग हैं उनके क्या चैलेंजेस होते हैं और एज ए फैमिली कैसे लोगों को इससे डील करना चाहिए ताकि इससे बाहर आ सकें और इससे फेस कर सके, फाइट कर सके। एज ए फैमिली पर्सन, व्हाट शुड वी डू व्हेन समबडी डायग्नोज्ड विद द कैंसर? देखिए, द मोमेंट कैंसर डायग्नोस होता है तो पेशेंट अपने को बहुत लोनली फील करता है, अकेलापन उसको फील करता है कि अब जैसे लग गया कि डेथ वारंट जैसा आ गया, तो वो एक अकेलेपन और डिप्रेशन में होता है। उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फैमिली सपोर्ट की, जिससे कि उसको मेंटल सपोर्ट मिले। तो फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बीमारी में अकेले पेशेंट को लड़ नहीं सकता। उसके जैसे डॉक्टरों की एक टीम होती है, तो उसके सपोर्ट के लिए भी एक टीम होनी चाहिए, फैमिली टीम होनी चाहिए। तो अब वो सपोर्ट ग्रुप पेशेंट की इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ही सबसे ज़्यादा होंगे। पहले के टाइम में अच्छा था कि हम सब जॉइंट फैमिली में थे, तो मैनेजमेंट बड़ा इजी होता था, कोई ना कोई दो लोग हमेशा पेशेंट के साथ होते थे। लेकिन अब शहरों में जहाँ सिंगल फैमिली है, तो बच्चे छोटे हैं, तो दिक्कतें हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट के बिना कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट संभव नहीं है। कि पहले डॉक्टर तो उनके घर के लोग हैं, एग्जैक्टली, और दूसरा उनका कम्युनिकेशन विद द मरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो उनसे लगातार बात करते रहे और उनको कहीं ना कहीं ये बोलते रहे, विश्वास दिलाते रहे कि देखिए ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, इट्स नेचुरल थिंग, नॉर्मल थिंग, एंड यू विल बी ओके। कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो मेंटल हीलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस तो आप लोग काम करते ही हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं सर कि एज ए फैमिली मैन मरीज को अकेले नहीं छोड़ना है, उसका ख्याल रखें, और उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा परिवार मुझसे दूरियां बना रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उसको ये महसूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं कहते हैं हीलिंग टेक फर्स्ट इन द सोल, इन द माइंड, देन ऑन द नेचुरल बॉडी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने बताया कि फैमिली पर्सन्स को, मरीज को लगातार जो है काउंसलिंग करते रहना चाहिए। तो क्या आप लोग जब कोई मरीज के साथ में फैमिली के लोग आते हैं, तो एज ए डॉक्टर क्या आप उनके फैमिली को बताते हैं कि देखिए आपको अपने इस पेशेंट को ये सब करते रहना है, उसको ये सब एडवाइस करते होंगे आप लोग उन फैमिली के लोगों को? हाँ, हम लोग तो ट्रीटमेंट के शुरू करने के पहले और कंटिन्यूअसली ऑल द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को इनकरेज करते हैं, और उसके फैमिली मेंबर्स को भी बताते रहते हैं कि हाउ टू इनकरेज पेशेंट आल्सो, क्योंकि रिजल्ट तभी बहुत अच्छे होंगे जब पेशेंट एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से पूरा ट्रीटमेंट लेता है। क्योंकि रिजल्ट्स भी उनके ही अच्छे जिनमें पेशेंट बड़े आराम से इजीली कूलली ट्रीटमेंट लेता है, चीज़ों को समझता है और फिर इस प्रोसेस से गुजरता है। और साथ ही साथ हमारे डिपार्टमेंट में काउंसलर्स होते हैं, मेडिकल सोशल वर्कर्स होते हैं, जो कि लगातार पेशेंट की फैमिली के टच में रहते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है और वो हम लोग करते हैं। सर, कैंसर शब्द को लेके बहुत तरह की मार्केट में भ्रांतियां फैली हुई हैं, मिथ बोलते हैं, खासकर गांव में छोटे। अब तो खैर सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, बट अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है समाज का जो कैंसर से बहुत तरह के भ्रांतियां फैली हैं। जैसे मैं जब बचपन में छोटा था, जैसे आपने बोला, ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तो उस समय आपने पहले बोल दिया कि किसी को कैंसर हो जाता था, पहली बात तो होता नहीं था, और साल में एक आध केस सुनने को मिलता था कि भाई उनको कैंसर हो गया। उसका मतलब ये होता था कि कैंसर हो गया है, तो अब वो
उनका काम जो है वो भगवान का भजन करें, उनका राम नाम जो है हो जाएगा। अब उनका बचने का कोई जरिया नहीं है। मतलब कैंसर होने का मतलब है कि वो 2-3 साल में दुनिया से चले जाएंगे। ये बचपन से लेकर मैं बड़ा हुआ, यही हमारे यहाँ पे कल्चर था। मैं गांव में पला बड़ा हूँ और ये मेरे माइंड में रहा थॉट प्रोसेस जब तक मैं थोड़ा सा चीज़ों को समझने नहीं लगा। तो ये जो मिथ है सबसे बड़ा कि भाई कैंसर हो गया तो अब आप गए, या सब कुछ सब छोड़ दो, लीव एवरीथिंग ऑन द गॉड। इस मिथ को कैसे तोड़े, और क्या यही मिथ है कैंसर को लेके, या इसके अलावा और भी कई भ्रांतियां हैं कैंसर के अलावा? आप बता सकते हैं कि कैंसर के साथ में ये ठीक नहीं होता है, लोग मर जाते हैं, इसके अलावा और कौन सी मिसकंसेप्शन है हमारे माइंड में अबाउट दिस कैंसर? इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं जी। सबसे पहली तो जिसका चर्चा आपने की, जो कि अब बिल्कुल सही नहीं है। अब नहीं है। अब बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 30-35 सालों में देख रहा हूँ जो चेंज आया है कि पहले लोग ऐसा सोचते थे कि नहीं कैंसर हो गया तो शायद ये डेथ वारंट, बट अब ऐसा नहीं है। अब तो किसी भी क्लास का पेशेंट हो, सबको लगता है कि ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट होना चाहिए। और पहले जो बहुत अच्छे लोग भी होते थे, ऐसे वाले भी होते थे, वो भी सोचते थे इलाज कराने से क्या फ़ायदा, ठीक तो होना नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल वैसी नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी इलाज कराता है, किसी भी तरीके से कराता है, क्योंकि वो देखता है कि हमारे आसपास इतने सारे लोग ठीक हैं, तो मेरा पेशेंट क्यों नहीं ठीक? अब लोग हार नहीं मानते। मतलब बिल्कुल ये, ये बहुत बड़ा चेंज है समाज में। ये सबसे बड़ा चेंज आया है, दैट इज वेरी गुड कि गरीब से गरीब आदमी भी होगा वो इलाज कराएगा, कैसे भी कराएगा, पैसा लेके, जमीन बेच के, कुछ भी करके। इसके लिए तो मैं डिस्करेज करता हूँ लोगों को कि आप जमीन बेचे, घर बेच के इलाज कराएं, क्योंकि सुविधाएं आज की डेट में बहुत सारी हैं। सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं हैं। तो अगर पेशेंट जागरूक है, इतने सारी हेल्प मिलती है, हाँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, तो सबका इलाज संभव है। बस उसे ये देखना है कि वो सही जगह पे इलाज करे। सही जगह पे, उसके बारे में बात करेंगे कि सही जगह पे चला जाए, उसको पता होना चाहिए, जो नॉर्मली लोगों से नहीं होता है। मैं उसी पे भी आऊँगा कि लोगों को नहीं पता है कि उसको हेल्प कहाँ से मिल सकती है, और अनफॉर्चुनेटली लोग सही जगह नहीं पहुँच पाते हैं, राइट? तो आप ये कह रहे हैं कि जो भ्रांति है वो तो खत्म हो चुकी है कि भाई कैंसर ठीक नहीं हो सकता ये, और दूसरा लोग जो है फाइट करते हैं, गिव अप नहीं करते, इसके लिए प्रयास करते हैं। और इसके अलावा आपको लगता है कोई मिसकंसेप्शन बचा है कैंसर को लेके, या इट्स ऑल डन, पीपल हैव नहीं नहीं, अभी भी बहुत सारे मिथ्स हैं। मिथ्स रिगार्डिंग डायग्नोसिस, कि जब भी हम कंफर्म करें तो लोगों को हमने बताया कि भाई कैंसर का शक है। अब जब शक है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी, और लोग बायोप्सी नहीं कराते। सबसे बड़ा मिथ जो कि पिछले 50 साल से चल रहा है, और जब तक बायोप्सी नहीं होगा, लैब की रिपोर्ट नहीं होगी, कैंसर का प्रूफ नहीं होगा, कैंसर का इलाज नहीं होगा। तो एक सबसे बड़ा मिथ है जो कि आज आपके माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि लोगों को हो कि भाई बिना बायोप्सी किए कैंसर का कंफर्मेशन नहीं होगा। CT, MRI, स्कैन, दे विल क्रिएट सस्पिशन, डाउट कि प्रॉब्लम है, कंफर्मेशन बायोप्सी से ही होगा। तो बायोप्सी न कराना स्टिल बहुत मिथ है। लोग आते हैं, हम उनको सजेस्ट करते हैं बायोप्सी, वो बायोप्सी नहीं कराते 2-2 महीने तक। तो एक तो ये ट्रीटमेंट डिले ही हो जाता है। जब तक बायोप्सी नहीं होगी, ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों को, जैसे कि सर्जरी नहीं कराओ। जैसे बहुत सारे कैंसर हैं जो जिनको हम लोग सॉलिड ट्यूमर्स कहते हैं, माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एब्डोमिनल कैंसर, जिनमें बिना सर्जरी पेशेंट नहीं ठीक होगा। लेकिन लोग सर्जरी अवॉइड करते हैं कि सर्जरी की तो कैंसर फैल जाएगा। ये एक बड़ा मिथ है कि अगर सर्जरी की तो कैंसर फैल जाएगा। वो घर बैठे रहते हैं और हम उनको समझाते हैं कि आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी कैंसर फैलेगा। अगर प्रॉपर सर्जरी हो, पूरी बीमारी निकल जाए, तो कैंसर फैलने का खतरा ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। और सबसे लोगों को डर रहता है कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं।
जबकि आज की कीमोथेरेपी और पिछले 30 साल की कीमोथेरेपी में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। अब इतनी अच्छी दवाइयां आ गई हैं कि साइड इफेक्ट तो बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट इतना ज्यादा है तो कीमोथेरेपी अवॉइड करते हैं लोग। तो अभी भी बहुत सारे मिथ्स हैं इस तरीके के जो कि सही नहीं है। जो हम लोग बताएं उसको मरीज को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बजाय मरीज जो दूसरे लोगों की सलाह मानता है और उस पर चल पड़ता है, वो एक गलती हो जाती है। दूसरे लोग वो डॉक्टर होते हैं या घर वाले सलाहकार होते हैं? घर वाले नहीं, घर वाले तो सही सलाह देते हैं, घर के बाहर के लोग होते हैं जो कि आपने पड़ोस से कोई बात पूछ ली। तो ये भी बहुत जरूरी है कि कैंसर जब डायग्नोस हो तो कैंसर का मरीज बहुत ज्यादा सलाह इधर उधर ना ले। जो सलाह ले तो केवल डॉक्टर से ले, कैंसर स्पेशलिस्ट से ले, जो कुछ पेशेंट्स उसके आसपास है कैंसर के, उनसे मिले, ना कि चलते फिरते किसी से भी सलाह ले ले। समझ गया सर। तो बायोप्सी लोग क्यों नहीं कराना चाहते? पैसे की वजह से या डर की वजह से? डर की वजह से कि कैंसर फैल जाएगा। बायोप्सी में क्या बात, तो रिपोर्ट होती है, उसमें क्या डर है बायोप्सी कराने? नहीं, लोगों को ये लगता है कि कुछ भी हमारा नीडल या मेटल या नाइफ टच हुआ तो उसके बाद कैंसर तेजी से फैलेगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। ये इतना बड़ा मिथ है जो कि 100 साल हो गए अभी सर। आई थिंक ये पॉइंट ना बहुत समाज को हेल्प करेगा जो आप बता रहे हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये बात निकल के आई। तो दोस्तों बायोप्सी जो सर बता रहे हैं कि बायोप्सी करने से कुछ नुकसान नहीं होता, कहीं ना कहीं वो डर भी है उनको, और पैसे तो जो ज्यादा लगते नहीं है। और दूसरा जो इधर हिंदुस्तान में हर दूसरा आदमी डॉक्टर बनता है, यहाँ सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, और लाइफ का सवाल, तो बाहर सलाह नहीं लेनी चाहिए। तो कई सारे मिथ बताए आपने, लोग उसका इलाज करने के लिए कीमोथेरेपी नहीं कराना चाहते, सर्जरी नहीं कराना, तो फिर ठीक कैसे होगा, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर्स की बात मान, आगे हम उससे बात करेंगे कि हमें किस डॉक्टर से बात माननी चाहिए और कैसे हमें पता करना चाहिए कि डॉक्टर सही है या नहीं है। सो थैंक यू सर फॉर दैट। आज जो अगला क्वेश्चन वो ये है कि आज 2 साल से लेके आप देखें, आप 80 साल के लोगों को ये कैंसर हो रहा है, राइट? जो कि अच्छा नहीं है। तो आई वांट टू नो द रीजन, जो सबसे बड़ा मेजर रीजन है लोगों को कैंसर होने का। जैसे आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिसमें सबसे बड़ा खान पान, हम जो बाहर खाते हैं, उल्टा सीधा जंक फूड खाते हैं, जहरीली, जैसे दिल्ली में यहाँ तो बताते हैं कि हवा में ही जहर है। आप एक दिन में 100 सिगरेट पी रहे हैं, बाहर निकलते हैं तो पॉल्यूशन हो गया, अंदर सांस जा रही है। तो क्या ये पॉल्यूशन से या जंक फूड खाने से, बाहर खाने से, इससे कैंसर फैलता है, लाइफस्टाइल से होता है? इसका क्या वजह है? डज इट कॉज इट? देखिए, कैंसर ऐसा कोई एक खास एज में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऑल एज ग्रुप आर प्रोन फॉर कैंसर। पैदा होने से लेके 80 साल जब तक हम जिंदा हैं, कैंसर हो सकता है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि छोटे बच्चे को कैसे हो गया कैंसर। हाँ, वही। तो वो तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है। जब बच्चा डेवलप होता है, उसका जो जीन और डीएनए जो उसको मिलते हैं, जब वो बन रहा होता है, तो अगर उसके एम्ब्रियो स्टेज में ही डीएनए में कुछ भी म्यूटेशन हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर वो ट्यूमर का रूप ले लेगा। इसीलिए 6 महीने के बच्चे को भी कैंसर हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो चाइल्डहुड कैंसर है, दे आर जनरली जेनेटिक, क्योंकि वो पैदाइशी कुछ उनके डीएनए में ऐसी इश्यूज आ गए जिसकी वजह से ये कैंसर हुआ। सबसे अच्छी बात है कि चाइल्डहुड कैंसर्स आर क्योरेबल, 100% क्योरेबल, और उनका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल होता है कि कीमोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। नॉर्मली तो कैंसर ओल्ड एज में ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज ज्यादा होती जाती है, 60, 70s, तो बॉडी का जो अपना कंट्रोल मैकेनिज्म होता है कि हर दिन हमारे डीएनए में कुछ चेंजेस आते हैं और बॉडी उसको रिपेयर कर देती है। तो वो जो रिपेयर प्रोसेस जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो कमजोर होता जाता है। इसीलिए कहते थे कि कैंसर इज ए ओल्ड एज प्रॉब्लम। तो ओल्ड एज में होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस टाइम हमारा बॉडी का डीएनए पे कंट्रोल कम होता है, और डीएनए में कुछ भी गड़बड़ होगा तो वो डीएनए ट्यूमर फॉर्म करेगा। तो ये जो पॉल्यूशन है, जहरीली हवा चल रही है, क्या इसका एक बड़ा रीजन है कैंसर होने का? हाँ, ये सारी चीजें, देखिए, कैंसर के लिए कोई एक कारण नहीं है। कैंसर इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स डिजीज, और इसके कारण भी बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिलके फिर रिस्क बढ़ा देते हैं कैंसर होने का। तो वही पॉइंट है कि रिस्क है इससे, पॉल्यूशन में बाहर जो लोग हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं,
इज इट रिस्की? हाँ, आज की डेट में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जंक फूड्स हम खा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कैंसर को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कोई कहे कि केवल इन्हीं की वजह से हो रहा है, नहीं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक बट नहीं मेजर रीजन उससे फॉर्म हो रहा है। हाँ, तो we ये should सारी be चीजें careful ऐड for कर that. रही हैं। इवन क्लाइमेट चेंज इज आल्सो, That's also right. क्लाइमेट चेंज भी उसमें ऐड कर रहा है। हम्म, और जो मेन कारण है कैंसर के, अगर हम देखें कि क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो वो मेल्स में और फीमेल्स में थोड़ा डिफरेंट है। मेल्स में अगर देखें और पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया में देखें तो 1/3 कैंसर्स जो हैं मेल्स में केवल टोबैको रिलेटेड है। ओरल कैंसर है, करेक्ट। ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर एंड लंग कैंसर, जो कि स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, पान मसाला इससे हो रहे हैं, फिर अल्कोहल से हो रहे हैं। तो मेन कल्प्रिट है। देखिए 1/3 कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल, राइट, एंड बाय सिंपल मेथड्स कि हम केवल पान मसाला, तंबाकू, स्मोकिंग, शराब ना सेवन करें, तो 1/3 लोगों को कैंसर होगा ही नहीं मेल्स में। फीमेल्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे लाइफ स्टाइल फैक्टर ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि फीमेल्स में उनकी जो जीवन शैली है पिछले 30-40 साल में बहुत रेडिकल चेंज आया है। राइट। तो उस वजह से जो वुमेन कैंसर है वो ज़्यादा हो रहा है। और आपको हैरानी होगी कि वुमेन में कैंसर ज़्यादा है कंपेयर टू मेल्स। राइट, बिल्कुल, मैंने वो डेटा निकाला है। हर साल 9 लाख लोगों विमेंस को कैंसर हो रहा है, तो मेल्स को थोड़ा कम है, 8.5 लाख लोगों को हो रहा है। और जो विमेन में कैंसर हो रहा है वो 30% कैंसर केवल ब्रेस्ट कैंसर है, करेक्ट। और अगला 25-30% कैंसर वो उनको गायनिकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज है। तो इन सब के जो कारण हैं वो अलग हैं। करेक्ट। तो सर, जैसे हम लोग कई बार खाना जो बच जाता है शाम को, सुबह उसको लगा देते हैं फ्रिज में, फिर फ्रिज से फिर निकालते हैं, दोबारा फिर उसको गर्म करते हैं, क्या ये भी एक मेजर रीजन बनता है? मैंने ऐसे कहीं पढ़ा था कि क्या ऐसा है कि दोबारा जो फ्रिज से गर्मा कर तुरंत पहले ठंडा फ्रिज में, फिर दोबारा फिर गर्म कर लिया उसको, फिर तुरंत खा लिया, तो उसके न्यूट्रिएंट्स तो सारे खत्म हो, तो क्या इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर? देखिए, इस तरीके की जो फूड है, डाइट है, वो हेल्दी नहीं है। करेक्ट, इट इज नॉट हेल्दी डाइट, क्योंकि बार बार खाना गर्म करने से उसके न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो जाएंगे। तो जो भी डाइट हेल्दी नहीं है जी, उससे हमारे शरीर को कमजोरी आएगी, और कहीं ना कहीं वो रिस्क तो बढ़ाएगा ही। आपने एक ही बार में मेरे 3 सवालों के जवाब दे दिए। अगला जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था वो यही था कि जंक फूड आपने बता ही दिया कि वन ऑफ द रीज़न उसके लिए है। मैं अगला क्वेश्चन था स्मोकिंग को लेके, पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और अल्कोहल को लेके था, वो आपने बता दिया। मैं आपसे एक रिपोर्ट शेयर करता हूँ कि जो आपने बोला है कि 50 to 60% आपने जो बता दिया कि जो कॉज है कैंसर वो टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल से यूज़ के हो रहा है, और साथ में एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन और लाइफस्टाइल ईटिंग का 60%, ये सब कॉम्बिनेशन मिला के, जिसमें कि बाहर खाना, जंक फूड, पॉल्यूशन को हो गया, बीड़ी, सिगरेट, मसाला, पान, ये सब 60% रीज़न है। और एक रिपोर्ट और है कि इंडिया इज़ ओरल कैंसर कैपिटल, जो कि बहुत ख़राब बात हमारे लिए है। और इसका जो मेन रीज़न है वो अगेन आपने बता दिया, टोबैको, तंबाकू, बीड़ा और सिगरेट और अल्कोहल, गुटखा, और 90% आपने बिल्कुल ठीक बोला ओरल कैंसर्स हो रहे हैं, जो कि खासकर यूपी बिहार के जो लोग हैं उनमें गुटखा पान खाने की आदत ज़्यादा होती है। हमें लगता है कि हमारा पेरेंटल चला आ रहा है, तो वो यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा इसके लोग मरीज हैं। तो ये जो रिपोर्ट है सर, ये ऑब्वियसली बात है हमारे लिए एज सोसाइटी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये है, और लोग मानते नहीं हैं, लोग नहीं मानते हैं और फिर करते हैं। तो एनी वे दैट इज देयर। से दोस्तों, मुद्दा ये है कि एक किसी चीज़ से कैंसर नहीं होता, जैसे सर बता रहे हैं। आप सोशल मीडिया में क्या देखते हैं दैट इज योर चॉइस, बट वी आर टॉकिंग टू डॉक्टर दिनेश कटियार जी, जो कि आपको जागरूक कर रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर, जैसे मकान बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं, ऐसे ही ये बीमारी को एक दिन में डेवलप नहीं होती। बट अगर आप थोड़ा सा भी सावधानी बरत लेते हैं, जो हम आगे पॉइंट करेंगे कि कैसे हम सावधानी बरत सकते हैं, तो ये चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। तो सर, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोस की जब कैसे पता लगता है कि कैंसर होने की चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि जब लोग आपसे कंसल्ट करने आते होंगे तो उनको शक होता होगा किसी बात को लेके, उनको पता तो है नहीं कि है कि नहीं है। तो वो अर्ली साइंस क्या होते हैं जब हमें पता चलना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि यार मैं अलर्ट हूँ एंड आई शुड टेक एक्शन ऑन दैट, व्हाट आर द अर्ली सिम्टम फॉर दैट कैंसर?
अगर आप अलाउ करें तो सिम्टम्स के पहले, जैसे हमने मेल्स के तो कारण डिटेल में चर्चा कर ली, हाँ, फीमेल्स के बारे में भी थोड़ा अगर सा थोड़ा बात करें। नॉर्मल समझा पाएंगे, तो हाँ, टेक्निकल भाषा लोग समझ नहीं नहीं नहीं, पाएंगे। बहुत ही सिंपल है। जी जी। अगर हम देखें कि पिछले 40-50 साल में हम्म विमेन की लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हुई है, हम्म तो हमें ब्रेस्ट कैंसर और गायनिकोलॉजिकल कैंसर ज़्यादा होने के उनमें बड़े सीधे कारण दिख जाएंगे। जैसे कि आज से 40-50 साल पहले हम्म सारी लड़कियों की शादियां 20 साल पे हो जाती थी, हम्म पहला बच्चा भी जल्दी हो जाता था, राइट, ब्रेस्ट फीडिंग भी 1-2 साल तो बहुत आराम से आराम कराई से जाती होती थी, थी। और कई बच्चे होते थे, जी चार जी, 5 बच्चे होते थे। अब लेकिन सिचुएशन बिल्कुल बदल गई उल्टा हो है गई है। राइट कि जैसे जैसे हम और डेवलप होंगे ये सिचुएशन और बदलेगी। राइट, तो अब सारे गर्ल्स की एजुकेशन ज़रूरी है, जरूरी है। उनको कैरियर बनाना है, राइट। उनको प्रोफेशनल ग्रोथ करनी है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे विमेन शादियां नहीं कर रहे, शादी नहीं कर रही, शादी बहुत लेट कर रहे लेट हैं, कर रही है। 30 साल बाद 35 साल बाद कर रहे हैं। हम्म, फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत लेट हो रही है, लेट हो रही है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम, कम हो रही है। करेक्ट। मुश्किल से 6 महीने हो पा रही है। हम्म। तो इस वजह से जो है, जो ये हम्म चेंज आया है पिछले 40 साल में, हम्म उससे विमेन कैंसर का खतरा बहुत बढ़ गया, जो कि किसी तरीके का ज्यादा एडिक्शन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कैंसर ज्यादा हो रहा है। इसके साथ साथ आप एक चीज और देखेंगे कि विमेन में वेट, ओबेसिटी इज ए बिग रिस्क फैक्टर। एडेड टू दैट ओबेसिटी, नो फिजिकल एक्सरसाइज। पुराने टाइम में लेडीज फिजिकल काम ज्यादा करते थे, लेकिन आज भी पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। मेंटल काम ज्यादा हो रहा है, फिजिकल नहीं हो रहा। हमारे जो वर्क स्टाइल है वो इतनी चेंज हो गई कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वेट ज्यादा है, और जो हमारा फैमिली साइकिल होना चाहिए था वो इतना लेट है। तो इन सब की वजह से अनफॉर्चुनेटली लेडीज को भी कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इनसे बचने के लिए फिर उनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। करेक्ट। मैं वही, अभी आपने मेरा तीसरा क्वेश्चन था जो आपने अभी जवाब दे दिया मेरे को। मैं उससे बात करता आपसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, और आपने बता ही दिया कि जो मैरिज है वो लेट हो रही है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो सिम्टम डेवलप होते हैं, और उसमें मैं आगे बात करूंगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि जो सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कैसे पता लगता है कि कैंसर होने के चांसेस हैं? व्हाट आर द प्री रिक्विजिट सिम्टम फॉर द कैंसर टू अर्ली डायग्नोज इट? बिकॉज आप बता सकते हैं मेजर जो डेथ होती है कैंसर में बिकॉज ऑफ द लेट डायग्नोज, इज द करेक्ट सर? एग्जैक्टली। तो क्यों ना हम उसको पहले ही पता कर लें, और अगर उसमें काम कर लिया जाए तो कोई भी डेथ होगी नहीं कैंसर से, अगर पहले पता लग जाएगा तो। बिल्कुल, देखिए उसके लिए 7 से 8 वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर हैं, और जिसको कि हम लोग काफ़ी लोगों को बताते भी रहते हैं कि ऐसा है तो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो वो जो वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर है उसमें सबसे पहले तो यही आता है कि शरीर में कोई भी गांठ है, पर्टिकुलरली जैसे लेडीज में ब्रेस्ट की गांठ है और जो बढ़ रही है तेजी से, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, वो कैंसर की हो सकती है। तो कोई भी गांठ जो तेजी से बढ़ रही है, किसी भी अंग में हो, किसी भी अंग में हो जो कि तेजी से बढ़ रही है, नॉर्मल नॉन कैंसरस गांठें भी होती हैं, वो होंगी तो वो 10 साल वैसे ही रहेंगी, लेकिन कैंसर की गांठ तो बढ़ेगी, वो बढ़ती है। तो कोई भी गांठ जो तेजी से बढ़ रही है, जिसमें दर्द हो रहा है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है। फिर होता है कि कोई भी मुंह में जख्म है या शरीर में कहीं पे भी जख्म है जो कि हील नहीं हो रहा है, एनी नॉन हीलिंग अल्सर इज कैन बी कैंसर, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। फिर अननेचुरल ब्लीडिंग कहीं से भी हो रही है, हमारे खांसी में ब्लड आ रहा है, लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है, तो वो भी एक कैंसर का खतरा हो सकता है। उसके साथ साथ अगर जैसे मेल्स जो बहुत स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए अगर चेंज इन वॉइस है, अगर आवाज भारी हो रही है तो थ्रोट कैंसर हो सकता है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर किसी को खाने में, स्वैलो करने में, निगलने में डिफिकल्टी हो रही है,
हाँ, गले में कुछ भी निगलने में खाना दिक्कत हो रही तो उनको फूड पाइप का कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है। तो अगर ये सिम्टम्स हैं और परसिस्ट कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। फिर होता है कि सडन चेंज इन बावल एंड ब्लैडर हैबिट। इसका मतलब होता है कि किसी का बिल्कुल ठीक था, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा नहीं रहता था, लेकिन अब प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिपेशन है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लैक्सेटिव ज़्यादा ले रहे हैं, फिर भी रिलीफ नहीं मिल रही है, तो कोलन कैंसर हो सकता है। मतलब कॉन्स्टिपेशन अगर लगातार है तो भी वो कैंसर के साइन हो सकते हैं? लगातार है और बढ़ता जा रहा है, तो वो भी एक साइन सिम्टम्स हो सकता है। तो वो एक रिस्क फैक्टर है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है उनको कैंसर है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन बढ़ता ही जा रहा है तो आप जांच जरूर कराएं। इसी तरीके से जैसे सारे मेल्स को एक एज के बाद पेशाब करने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा हो रही है तो वो प्रोस्टेट कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। तो अगर ये सडन चेंज हो रहा है तो वो हो सकता है। सर जी, फिर जो दो खास बातें हैं कि अगर अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है, अगर किसी को वेट लॉस हो रहा है, यहाँ तो लोग वेट लॉस के पैसे खर्च करते हैं, हाँ, पर अनएक्सपेक्टेड अगर हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड विदाउट एनी रीजन कि आपने वजन कम होता जा रहा है और सारे टेस्ट नॉर्मल करा लिए आपने जो कॉमन डिजीजेस हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं पता चल रहा है, तो फिर कैंसर का डाउट आना चाहिए दिमाग में। और लास्टली कि अगर भूख लगना खत्म हो जाए, कम हो गई, अगर किसी को भूख ही नहीं लग रही है तो उसको भी फिर कैंसर की चेकअप कराना साइन हो सकते हैं। हाँ। तो ये सारे लक्षण अगर सबको पता होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगर ये चीज लगातार बनी रहती है, 4 हफ्ते हो गए, 6 हफ्ते हो गए, तो फिर हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपने जो पॉइंट्स बताए हैं, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होगा, क्योंकि लोगों को ये होता है, बट एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है सर कि वो लगातार परसिस्ट करना चाहिए। अगर वो चार हफ्ते चला गया, 1 मंथ चला गया, तो वो लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए उसको, एंड देन दे शुड गो एंड कंसल्ट टू अ प्रॉपर कैंसर डॉक्टर, सर्जन लाइक यू, और देयर आर द डॉक्टर्स आल्सो, राइट? सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर इससे लोगों का बहुत भला होगा। और ये हम बात कर चुके हैं कि जब किसी को फैमिली में कैंसर होता है तो क्या करना चाहिए, वी हैव डिस्कस अबाउट इट, टू गो टू डॉक्टर। एक सर क्वेश्चन यहाँ पे और है, क्योंकि हो सकता है लोगों को थोड़ा सा लगे डिफरेंट है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट। जैसे कई बार क्या होता है, लोग किसी का कोई लीगल मैटर होता है ना, तो लोग एक वकील के पास जाते हैं, तो लोग उस वकील की काबिलियत को देखने के लिए एक वकील से पैरेलल और डिस्कस कर लेते हैं मैटर को। आजकल होता है, पहले नहीं होता था। तो क्या अगर किसी को फैमिली में कैंसर डायग्नोज हुआ फॉर एग्जांपल, तो एक डॉक्टर के पास आए, तो क्या उनको एक ही डॉक्टर से बात मान के उनके हिसाब से चलना चाहिए, या उनको डॉक्टर की जो कॉम्पिटेंसी है, जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी तो सब सारे डॉक्टर्स में होती है, पर जो डॉक्टर एडवाइस दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, तो क्या उसके लिए उनको पैरेलल एक दो डॉक्टर से वेरीफाई कर लेना चाहिए या एक डॉक्टर से कंसल्ट करके चलना चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? इसमें सबसे जरूरी तो ये है कि जब कैंसर डायग्नोस हो तो हम कहाँ जाएं? तो बेस्ट और सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर जाएं, जहाँ पे कैंसर की सारी सुविधाएं हों, डायग्नोसिस से लेके, ट्रीटमेंट से लेके, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत होती है वो हो। तो वो एक अगर ऐसा सेंटर, ऐसा हॉस्पिटल जहाँ कैंसर की सारी सुविधाएं हैं, बड़ी आसानी से अंडर वन रूफ अवेलेबल होंगी, तो फर्स्ट तो यही होना चाहिए कि वो एक प्रॉपर कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में ही हाँ जाएं। और जब वो वहाँ जाते हैं तो वो कैंसर डॉक्टर से मिले, और उसके बाद में जनरली हर कैंसर सेंटर में एक ट्यूमर बोर्ड होता है। मतलब आज की डेट में कैंसर स्पेशलिस्ट, जैसे मैं कैंसर सर्जन हूँ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन है, तो एक पूरी टीम होती है। और केस उसमें डिस्कस करके, ट्यूमर बोर्ड का डिस्कशन करके फिर हम उनको ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं। तो हर पेशेंट को मैं इनकरेज करूंगा कि वो कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलें, उनसे पूछ लें कि आप ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद जो वो डिसीजन बताएं उसको वो चाहें तो फिर दूसरे सेंटर में, तीसरे सेंटर में जाके
जरूर ओपिनियन ले बट सर लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता ना कि ट्यूमर बोर्ड भी कोई चीज होती है। उनको तो लगता है डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा और बायोप्सी कराई, सब कुछ समझ लिया, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया बता दी। और उस समय वैसे लोग बड़े घबराए होते हैं, परेशान होते हैं, मेंटली भी परेशान होते हैं, और उनको मन में बहुत चिंताएं, और वो 4 जगह बात भी कर रहे होते हैं, राइट। तो कोई बोलता है यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इस बाबा के पास चले जाओ, आजकल बाबाओं का भी कल्चर चला हुआ है, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तो उस कंडीशन में मेरा पॉइंट ये कि चलो हमने आपसे कंसल्ट कर लिया, अब क्या मैं किसी और डॉक्टर से वही राय लेने के लिए चला जाऊँ, किसी और अस्पताल में चला जाऊँ, या फिर आपके थ्रू ही सब कुछ करा लूँ? ये मेरा क्वेश्चन है सर आपसे। देखिए, उसमें पेशेंट को ही की जिम्मेदारी ज़्यादा है। अगर उसको लगता है कि ये हमारा डॉक्टर है, ये कैंसर का डॉक्टर है, और उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ट्रस्ट हो रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा इधर-उधर भी जाने की ज़रूरत नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो गए। हाँ, फिर आप और कंफ्यूज हो गए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, जिससे हम मिल रहे हैं वो कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं है, और जो भी हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड नहीं है, तो डेफिनेटली आप सेकंड ओपिनियन जरूर लें, क्योंकि सेकंड और थर्ड ओपिनियन लेने में कोई हार्म नहीं कोई हार्म नहीं, क्योंकि हमें कोई फीस देनी पड़ती है जो भी है। तो सर क्योंकि आज की डेट में क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं जिनको हम लोग सब लोग फॉलो करते हैं, तो अगर सही जगह वो जाएंगे तो मोर और लेस वही ओपिनियन उनको दी जाएगी। ओके, तो एक डॉक्टर कॉम्पिटेंसी होगी तभी डॉक्टर बैठे हैं। अगर उस डॉक्टर के बारे में चेक करना हो कि ये डॉक्टर कितने ऑथेंटिक हैं, कितने काबिल हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में तो चलो पता चल जाता है उनका जो। तो कैसे हम कहाँ चेक कर सकते हैं डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स के बारे में बिफोर हम उनके साथ चलें? कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस, सोशल मीडिया प्रोफाइल, या क्योंकि कोई मरीज के नंबर तो देंगे नहीं कि उत्तर ठीक हो गया, राइट। तो वो डॉक्टर ठीक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे हैं, अच्छे ही होंगे, पर अगर हमें अपनी तरफ से डॉक्टर के बारे में पता करना हो, बैकअप दी थिंग, तो क्या करना चाहिए हमारे को? ये बड़ा मुश्किल है। उसके लिए तो बस आप डॉक्टर से मिलो, उनकी क्वालिफिकेशन को समझो कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कितने साल से वो इस फील्ड में हैं, क्या क्या उन्होंने अब तक कहाँ कहाँ काम किया है, और कोई बहुत हीरोइक बातें तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जेन्यून रीजनेबल चीज़ें आपको बता रहे हैं कि क्या आपकी प्रॉब्लम है, उस पर ही ज़्यादा है। और अगर आपको कोई ऐसे पेशेंट मिल जाए जिनका ट्रीटमेंट आपको पता है कहाँ हुआ, और वो, क्योंकि जो ट्रीटेड पेशेंट हैं वो सबसे अच्छे बेस्ट आपको सलाह देंगे कि जिनके थ्रू उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, जो इस ट्रीटमेंट से गुजरे हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस देंगे उससे जो आपके डॉक्टर की राय बनेगी वो बहुत अच्छी होगी। और पर्सनली आप जब मिलते हैं उस टाइम में भी आप समझें कैसे बात कर रहे हैं, क्या है, बहुत है। हम काउंट कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आप केवल डॉक्टर पे ज़्यादा फोकस करके कि सब ठीक लग रहा है वहाँ इलाज कराएं। सेंटर्स, क्योंकि आजकल सारे बड़े अस्पताल में सुविधाएं मोर और लेस सेम है। आप ये देखो, जिसके से आप इलाज कराना चाहते हो उससे आप कंफर्टेबल हो, दैट इज। तो यू मीन टू से कि अस्पताल, हॉस्पिटल पहले नंबर नहीं है, पहले नंबर डॉक्टर है। क्योंकि इलाज आपका डॉक्टर करेगा, ऑपरेशन आपका डॉक्टर करेगा, दवाई आपको डॉक्टर देगा। अस्पताल तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है जो किसी बिजनेसमैन का है, जिसको बिजनेस करना है, या एक संस्था है जो चला रही है, पर अल्टीमेटली उसको चलाने वाले डॉक्टर हैं। अगर डॉक्टर नहीं है तो वहाँ मरीज क्या करेंगे आके? फिर तो वो सिनेमा हॉल बन जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी हो सकता है, मॉल बन, कल को मॉल खुल सकता है। अगर डॉक्टर से तभी तो हॉस्पिटल चल रहा है। तो पॉइंट ये है माय फ्रेंड कि आप डॉक्टर्स के बेस पे जाएं, अस्पताल की चक्कर बिल्डिंग में ना जाएं, वो डॉक्टर ही आपको ठीक कर सकता है। इज दैट? तो सर मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, बिफोर वी कम टू द कॉस्टिंग पार्ट एंड ऑल। आपने जो ब्रीस्ट कैंसर के बारे में बहुत अच्छी बातें सब बता दी। मैं ब्रीस्ट कैंसर की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। आज जो ब्रीस्ट कैंसर है फीमेल्स को 50 ईयर्स की एज में 90% लोगों को हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि रीजन ये है, मतलब जो ब्रीस्ट कैंसर है वो 90% जो लेडीजें हैं वो 50 साल के नीचे की एज की हैं जिनको ब्रीस्ट कैंसर हो रहा है, राइट। और ये जो कैंसर हो रहा है और उसमें जो रेशियो, एक यहाँ पे अच्छी सर खबर ये है अपने वर्ल्ड के, इंडिया के जो कैंसर में मैं डेटा निकाला मैंने, कि जो मेल का रेशियो आपने पहले बता दिया कि 97% मेल पेशेंट को कैंसर हो रहा है 1 लाख नंबर में, और फीमेल का है 100.8%। तो ऑब्वियस फीमेल का ज़्यादा है। अच्छा, हम जो ये 2022 का डेटा है वर्ल्ड वाइड जो कैंसर का है,
159 नंबर पे है वर्ल्ड में, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा निकाल के। रेशियो वाइज बात कर रहा हूँ, हमारा रेशियो जो 97.1 है, सबसे नंबर 1 पे यूरोप के और बहुत सारे कंट्री जिनका रेशियो ज़्यादा है पर 1 लाख पेशेंट के ऊपर, राइट? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा निकल के आएंगे हमारे देश के। लेकिन जब आप रेशियो निकालते हैं तो रेशियो हमारे कंट्री में बाकी कंट्री से काफ़ी कम है। कई की कंट्री है जहाँ पे 425 का रेशियो है 1 लाख में। तो मैं जब उस डेटा को पढ़ रहा था, पहले मैं काफ़ी डिप्रेस भी था अपने कैंसर के मरीजों का जो डेटा देख के। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि हमारे यहाँ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, बट फिर भी अगर हम अभी जागरूक हो जाए तो शायद हम इस बीमारी को अच्छे से फेस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे देश के लिए कि अभी हम अगर अच्छा करेंगे तो हम वी कैन डू वंडरफुल थिंग्स सर। ये मेरे पास डेटा मैं आपको शेयर करूंगा। हाँ, पर लाख पॉपुलेशन कंपेयर टू यूएस एंड हाँ, यूरोपियन वहाँ बहुत कंट्री हमारा नंबर कम है वहाँ पे। हमारी कम है, बट आपने जैसे बोला तो ओरल कैंसर के हम वर्ल्ड कैपिटल वो नहीं, वर्ल्ड कैपिटल बन ओरल चुके हैं कैंसर नहीं, हम सारे कैंसर में इंडिया इज द कैपिटल। बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन वाइज हाँ, हमारे कैंसर पेशेंट की संख्या ज़्यादा है, सारी दुनिया में दूसरे देशों से सबसे ज्यादा है। राइट? तो सर पॉपुलेशन तो ज़्यादा तो होगी हाँ, होगी। तो इसलिए हम तो अब नंबर 1 है कैंसर में। ये है कि अभी थोड़ा कम है। तो ब्रीस्ट कैंसर हो रहा है, आपने रीजन दे दी उसके। एक कोई ऐसा रीजन है जो बड़ा कॉमन लेमैन भाषा में समझाया जा सके हमारे देश की फीमेल्स को, महिलाओं को, कि भाई इस चीज़ से हो रहा है और इसका रोकने का ये सिंपल तरीका है, सिंपल कॉमन लैंग्वेज में? सबसे सिंपल तरीका है कि हमें विकास तो करना है जी, डेवलप होना है, डेवलपिंग नेशन भी बनना है। हाँ, तो गर्ल्स प्रॉपर खूब एजुकेशन लें, कैरियर बनाएं, ग्रोथ करें, लेकिन एक बैलेंस जरूरी है लाइफ में कि फैमिली लाइफ इज आल्सो इम्पोर्टेंट। करेक्ट। इट विल नॉट गिव यू ओनली मेंटल पीस, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कैंसर आल्सो। तो एक बैलेंस बना के अगर हम ग्रो करें प्रोफेशनली तो और अच्छा हो। तो यू मीन जैसे कि करियर के पीछे अपना हेल्थ को मत कंप्रोमाइज करें, Exactly. अपनी जो फैमिली लाइफ है, जिसे आपने बोला, वो कल्चर हो भी रहा है कि आजकल जो शादियां हो रही है वो 30-30 क्या 35-35 40-40 साल में कई सारी गर्ल्स करती है, कुछ लोग तो करती ही नहीं है। आज की डेट में बहुत सारी गर्ल्स हैं जो करियर में इतना आगे निकल गई, अब 40 साल अगर शादी नहीं करनी है। नॉर्मली अगर टाइम से शादी हो जाती है और अगर हमारे बच्चे टाइम से हो जाते हैं तो फिर वो ये काफ़ी कम हो जाता है, राइट? खतरा कम हो जाता। राइट। कहीं ना कहीं बहुत सारी फीमेल्स भी हैं जो आजकल कल्चर चला हुआ है, कॉर्पोरेट कल्चर में, वो भी स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल लेती, मैंने देखा है खुद गुड़गांव दिल्ली में, देख के थोड़ा धक्का लगता है। समाज का एक हिस्सा वो भी है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो वुमेन्स स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल लेती हैं आज की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ये सारी चीजें रिस्क फैक्टर्स बढ़ा देती हैं बस। ओके, सो नाउ फ्रेंड, आई एम श्योर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट को, जिसमें हम कैंसर से बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि जो बातें हो रही हैं, और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ वी आर कमिंग ऑन द क्योर में इसकी कॉस्टिंग पार्ट कितना होती है, कि कितने पैसे लगते हैं, ताकि हमें पता हो कि कितने पैसे लगते हैं और किस तरीके से हम इसको इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो सर मुद्दा ये है कि बिना पैसों के तो कोई काम होता नहीं है, राइट? चाहे ठीक है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीमारी का इलाज होता है, लेकिन वहाँ भी एक लिमिट तक ही होता है, पर जब मेजर सर्जरी होती है तो आपको अपने पास से देना पड़ता है ना। तो अगर हम एवरेज ट्रीटमेंट कॉस्ट की बात करें, आपने इतनी सर्जरियाँ करी हैं, तो एवरेज ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या है इंडिया में आज की डेट में, आज के हिसाब से इस कैंसर बीमारी का? देखिए, ट्रीटमेंट कॉस्ट जहाँ तक कीमोथेरेपी की है या रेडियोथेरेपी की है, वो तो मोर और लेस ज़्यादातर सेंटर में एक जैसी है जी। सर्जरी की कॉस्ट वेरी करती है कि कहाँ पे सर्जरी हो रही है, छोटे अस्पताल में, बड़े अस्पताल में, गवर्नमेंट सेटअप में। तो इसलिए एक कोई फिक्स तो कहना बड़ा मुश्किल है कि इतने में कैंसर का इलाज होता है, क्योंकि आजकल दवाइयाँ भी बहुत सारी आ गई हैं। तो जब भी कोई नई दवाई आएगी तो नेचुरली उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो एग्जैक्ट कि कितना खर्च होता है मुश्किल है, लेकिन जैसे रेडियोथेरेपी का अगर आप पूछें तो नॉर्मली 1.5 लाख से 2.5 लाख में अच्छी स्टैंडर्ड रेडियोथेरेपी आसानी से है। इसी तरीके से जो माउथ के कैंसर हैं उनकी जो भी सर्जरी है बड़े अस्पतालों में भी 3 लाख से 4 लाख में हम लोग आराम से कर लेते हैं। कीमोथेरेपी जरूर
डिफ़िकल्ट होता है बताना, वो तो फिर हम लोग मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के ऊपर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये नहीं पता होता है कि किस मरीज को कौन सी दवाई लगेगी। आज से जब हमने कैंसर में आए थे तो मुश्किल से 4 या 5 कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग्स थी। अब कम से कम 100 ड्रग्स हैं और हर कैंसर की अलग-अलग दवाई है। तो इसलिए कॉस्ट में बहुत वेरिएशन है। तो वो तो जब आप कौन सी स्टेज पे हैं, किस तरीके की बीमारी है, उस पर ही डिपेंड करता है। वो फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ही सही बता पाते जो हैं। वो आपका पॉइंट ठीक है। सर्जरी कॉस्ट जो वैरी करती है, डॉक्टर की फीस तो नॉर्मल उतनी रहती है, हर सर्जरी की फीस डॉक्टर की होती है, इन्वॉल्व होती है। जो सर्जरी कॉस्ट वैरी करती है वो किस लिए वैरी करती है? अस्पताल के सेटअप के, वो 5 स्टार होटल अस्पताल है या नॉर्मल अस्पताल है, इसलिए सर्जरी कॉस्ट मैटर करती है कि कहाँ पे करा रहे हो, या डॉक्टर की फीस के हिसाब से सर्जरी कॉस्ट मैटर करती है? देखिए डॉक्टरों की फीस तो नॉर्मल ही होती है। हाँ, वो तो लेकिन कैंसर की सर्जरी ज़्यादातर बहुत बड़ी होती हैं और जो बड़ी सर्जरी के बाद में हमें पेशेंट को कई दिन आईसीयू में रखना पड़ता है। जैसे हमारे माउथ कैंसर के पेशेंट होते हैं, बड़ी मेजर सर्जरी होती है तो एक दिन वेंटिलेटर पे भी रखना होता है। तो ये जो आईसीयू में जब हम पेशेंट को रखना पड़ता है 3 से 4 दिन, तो उसमें फिर खर्च भी बहुत आता है, क्योंकि मेजर सर्जरी के बाद क्रिटिकल केयर की जो ज़रूरत होती है वो एक्सपेंसिव है। अगर अच्छे से की जाए तो उसमें खर्च आते ही आता है, इसलिए ये कॉस्ट आती है। सर, एक मुद्दा ये है कि कैंसर के जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन है, वो बहुत महंगी होती है नॉर्मली देखा जाए तो। पहले काफ़ी कम होती, सस्ती होती थी, अभी बहुत महंगी हो गई है। और हॉस्पिटल में क्या है कि भाई जहाँ से सर्जरी हुई है तो उनका हॉस्पिटल का एक अपना इकोसिस्टम है कि वो जो ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, वो ड्रग्स भी नॉर्मली उन्हीं के द्वारा मिलते हैं। और वही ड्रग्स जब बाहर से कोई लेता है तो वो ड्रग्स उनको काफ़ी कम प्राइस से मिल जाते हैं। अब क्योंकि मरीज को पैसे उस समय, जिसके पास पैसा है, जो कंपनी से टाई अप जिसका है या मेडिक्लेम में क्लेम है या पैसे हैं फाइनेंशियली, ठीक है, पर एक जो कॉमन मिडिल क्लास आदमी है, वो बेचारा जिंदगी से, एक तो परिवार में मरीज कैंसर का है, उसका इमोशनल पेन चल रहा है, इधर पैसे का भी मारा मारी चल रहा है जिंदगी में, है नहीं तो उधार लेके लोग इलाज करा रहे हैं, और इधर दवाइयाँ महंगी है, सब कुछ महंगा महंगा चल रहा है। तो ये जो इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, अस्पताल वाले बोलते हैं यहाँ से, हमारे यहाँ से लेना है, उनका सिस्टम होता है। तो अगर बाहर से दवा ले सस्ती है तो इतनी महंगी दवाइयाँ हॉस्पिटल के लोग क्यों देते हैं? उसको कम में क्यों नहीं बेच सकते हैं मरीज के लिए? पैसा कमाना है, बट इतना क्यों एमआरपी बेचते हैं? वो दवाई बाहर सस्ती मिल जाती है, तो उसके साथ क्या कर सकते हैं? आई नो कि ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए टफ होगा, बट फॉर द, आई वांट टू टेल द पीपल व्हिच इज द रियलिटी। उसमें क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए दवाइयाँ से ही मरीज ठीक होता है। तो दवाइयाँ सही होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, करेक्ट, है ना? तो इसीलिए हर हॉस्पिटल अपनी पॉलिसी बनाता है कि भाई हमें अपने मरीजों को अच्छी दवाइयाँ देनी है। तो वो एज एक हॉस्पिटल पॉलिसी होती है, उसमें डॉक्टरों का कोई रोल नहीं है। उसमें डॉक्टरों का कोई रोल आपको उसमें, नहीं है, बिकॉज़ आप पे कंट्रोल में नहीं है, वो मैनेजमेंट का डिसीजन है। क्योंकि मैनेजमेंट को अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो दे हैव टू मेक श्योर कि भाई दवाइयाँ भी अच्छी हो। अब वो क्या उसके लिए प्रोसीजर, वो मैनेजमेंट पार्ट। तो सर आई नो, और ये जो मैनेजमेंट है, देखिए ये कॉर्पोरेट कंपनी है, इससे बिजनेस, अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ तो जितने भी प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उनका मेडिकल इंश्योरेंस का भी बिजनेस है, और कई सारे ऐसे हैं जिनका मेडिकल किसी भी फार्मा की वो बिजनेस, बड़ी संस्थाएं हैं, उनके पास पैसा है, वो उनका कोर फोकस इज अ प्रॉफिट बिजनेस है। बीइंग ए डॉक्टर, आप तो हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं, बट बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इज द करेक्ट सर? तो आप चाहकर भी बहुत कुछ वहां पे कर नहीं सकते, राइट? एज ए डॉक्टर अगर आप उनको बोलेंगे भाई ऐसा करो, तो बोलेंगे आप अगर नहीं करना चाहते हो तो somebody else will come on, आपको दूसरा डॉक्टर आके वहां काम कर लेगा आके, राइट? तो कहीं ना कहीं वो हमारी मजबूरी है कि हमें उनकी वो बातें माननी पड़ती हैं जो कई बार हम नहीं मानना चाहते हैं। ऐसी कोई मजबूरी हम लोगों को नहीं फील होती है, क्योंकि चाहे हम डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल है, एवरीवन इज डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट। जो है ना, एट द एंड कोई ये नहीं कहेगा कि भाई हमें अगर फायदा नहीं हुआ तो
कि हमने तो सस्ती दवाई ली थी उस वजह से नहीं हुआ। तो वो अब तो बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एक सर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जिसका भी सर्जरी आप ही ने किया था, मेरी फैमिली में हुआ था, बिफोर आई कम टू द फाइनल वर्जन, राइट। क्योंकि मेरी जो फैमिली में किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ तो मैं मतलब 3-4 डॉक्टर्स के पास में गया, जैसे नॉर्मल राय लेते हैं। वो काफ़ी घबराए हुए थे जो हमारे थे। तो मैं जब डॉक्टर के पास गया तो मुझे वहाँ अलग अलग एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मैं पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था। अब कैंसर का मरीज, साथ में इमोशनल पेन है, घर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं डॉक्टर्स का और हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकता, पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं वहाँ पर गया इसे कंप्लीट कॉमर्शियल माइंडसेट। पेशेंट बाहर बैठे हुए हैं, पर्चा कटाओ, मैं वहाँ गया, ठीक है आप पहले तो इसका टेस्ट करा लीजिए और देखते हैं 10 से 12 लाख रुपए का इसमें खर्चा आएगा, और यहाँ से आप टेस्ट करवा लीजिए। अच्छा ठीक, मैं वहाँ पे आ गया। उसके बाद वो जो टेस्ट वाला बंदा है वो मुझे ऐसे फ़ोन कर रहा है जिससे मैंने उसे लोन ले रखा है, वो मेरे पीछे पड़ गया। और जो मैं क्लैरिटी के लिए, कंफर्ट के लिए गया था, वो नहीं बताया। बट अल्टीमेटली फिर मैं 3-4 दिन भटकने के बाद जब आपके पास आया, तो और जब उन्होंने मुझे 10-12 लाख बताया तो मैं डर गया। मैंने कहा यार हो सकता है इतने पैसे लगते हो कैंसर में। फिर मैंने और लोगों से बात करी, गूगल किया, जो भी कर सकता था, सरकारी डॉक्टर से बात करी, नॉन। और वही चीज़ को जब आपके पास आया, आपने उसको कंफर्ट तरीके से समझाया, सबसे आपने एम्पैथी के साथ डील किया। उसी सर्जरी को हमने अराउंड 3-3.5 लाख में किया। तो अब सर ये मेरे साथ हुआ है, राइट। और वो भी डॉक्टर से, आप भी डॉक्टर हैं और वो भी हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो सर ये, चलो हम तो इतने जागरूक हैं, पर जिसको नहीं पता है वो भी ऐसे कैसे इन सिचुएशन डील कर सकते हैं। बिकॉज अगर कॉमर्शलाइजेशन पहले आ जाएगा, जो आपने सेवा की बात करी, अगर ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा तो फिर ये तो सर काम कैसे चलेगा। और आजकल कहीं ना कहीं वो कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में तो मुझे तो, क्योंकि मैं जब आया था जी, तब तो एक मुझे पता है कि कैंसर का पेशेंट किस परेशानी में होता है, किस उसकी दौर से गुजरता फैमिली है, किस राइट, परेशानी में होता है। करेक्ट। तो इस तरीके का मेरा तो कभी एटीट्यूड ही नहीं रहा। और आई एम फॉर्चुनेट कि जहाँ कहीं भी, जिस हॉस्पिटल में मैंने काम किया, वहाँ पे भी ऐसा कोई माहौल नहीं रहा। तो थोड़ा डिफिकल्ट है इस आपके बारे लिए में बोलना, कुछ भी आई कैन कहना, अंडरस्टैंड, क्योंकि इस राइट बारे राइट। में और मैं यहाँ किसी हाँ, को ब्लेम नहीं कर रहा सर। देखिए मेरे साथ जो हुआ, मैं, और जिसको आपने ठीक किया वो मेरे ही अंकल थे, उनका जो माउथ कैंसर था, राइट। और वो काफ़ी घबराए भी हुए थे, क्योंकि कई जगह सलाह लेके आए भी थे। और लकीली मुझे आपके बारे में पता लगा, तो और जब मैं मिला आपसे आके, तो आपने पहली मीटिंग में इस तरीके से गाइडेंस दी, तो हमें कंफर्ट आ गया। जो आपने बोला कि वो कंफर्ट आ जाता है बात करके लोगों से ना, वो एक्सपीरियंस मैटर्स, है ना। सो सर, जैसे जब कोई कैंसर का पेशेंट होता है और वो जब ठीक हो जाता है, जब वो सरवाइव कर जाते हैं, तो वो जब आते हैं आपके पास में इलाज कराने के लिए, फिर जब वो ठीक हो जाते हैं, तो उनके जीवन में, उनके एटीट्यूड में क्या, जब उनको रेगुलर चेकअप के लिए बुलाते हैं, तो क्या चेंज होता है उनकी ज़िंदगी में? व्हाट चेंज इन देयर एटीट्यूड अबाउट, क्या वो बताना चाहेंगे आप, उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज होता है? हाँ, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं, जो ठीक हो गए, तो उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल जाती है। वो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनका सेकंड बर्थ है। तो वो एक न्यू लाइफ जी रहे हैं। तो वो एक बहुत ही खुश रहते हैं, हमेशा किसी तरह से कोई रिग्रेट नहीं फील करते, और लाइफ को बहुत ही इंजॉय करते हैं। क्योंकि एक अनसर्टेनिटी तो उनके दिमाग में आ ही जाती है, कभी वापस आ सकता है। हाँ, क्योंकि वो दैट अनसर्टेनिटी विल बी देयर, और वो ठीक भी हो गए तो भी मन में डर रहता है। तो इसलिए दे एंजॉय लाइफ वेरी मच। वो फिर बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में नहीं रहते, प्रेजेंट में रहते, खुश रहते, और दूसरों को इनकरेज करते। तो मेजॉरिटी ऑफ द इस मतलब तरीके से जिंदगी लोगों जीने का तरीका बदल जाता है। बिल्कुल बदल भगवान जाता को है। ब्लेम नहीं करते, मुझे पैसा क्यों नहीं दिया, ये किया वो किया हुआ, जो है उसको एंजॉय करो जितना है। हाँ, आगे प्रयास करो, पर कहीं ना कहीं वो लाइफ में अपने आप को ये समझा लेते हैं कि जिंदगी भगवान ने दोबारा दी है,
और वो जिंदगी की अहमियत को समझते हैं। वो उसको समझ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कहावत है कि इंसान जिंदगी की अहमियत को जब तक नहीं समझता, जब तक वो मौत को बहुत करीब से नहीं देखता। बिल्कुल। राइट। तो इससे हम सबको एक लेसन लेना चाहिए कि भगवान की दया से हमें बीमारी नहीं हुई है, और भगवान ना करे किसी को हुई बीमारी, तो हमें भी सोचना चाहिए कि ये जिंदगी कितनी प्रीशियस है। चलिए हम कैंसर की बात करें, बट आप सोचिए अभी जो हमारे देश में जो प्लेन घटना हुई थी अहमदाबाद में, लोग लंदन जा रहे थे फ्लाइट पे और पूरा प्लेन क्रैश हो गया। ऐसे कितनी घटनाएं होती हैं जो कि पता नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हो जाएगा। लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, और उसके बावजूद हम जिंदगी को अहमियत नहीं देते, हमेशा ब्लेम करते रहते हैं कि मेरे पापा पास पैसा नहीं है, मेरी शादी अच्छी नहीं हुई, मेरा करियर अच्छा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। रादर ब्लेमिंग द थिंग, क्यों ना हम सोचे कि मुझे सेकंड बर्थ मिला है, मैं उस जगह नहीं था, और मुझे भगवान ने मौका दिया है। क्या ये एक सीख ले सकते हैं कि भाई आपको भी जिंदगी मिली है, और जो भी हालत में है उसको एंजॉय करो बजाय कंपेयर फ्रॉम अदर पीपल। क्या लगता है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब आप खुद फेस करें हाँ फिर सुधरे हैं। राइट इससे राइट, अच्छा है कि आप इन जनरल देखें आपके करेक्ट, आसपास क्या हो रहा है और उससे सीख लें और पॉजिटिव रहे जिंदगी में। हाँ, तो बहुत ही लोगों का नजरिया बदल जाता है रहने का, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना, घर में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट और सबको सम्मान रहता देना, है। फैमिली की रिस्पेक्ट करना। तो बहुत कुछ। बीइंग ए डॉक्टर, आप हमेशा साइंस, आपने मेडिकल साइंस पढ़ी है राइट, और मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअलिटी दो अलग अलग एंगल है, एक पूरब एक पश्चिम है। तो क्या आप स्पिरिचुअलिटी बिलीव करते हैं, या प्योर आप भी साइंटिफिक पर्सन है? डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी और गॉड? या आई टोटली बिलीव, और मेरे लिए पूरा पश्चिम नहीं है आपके मैं लिए तो दोनों का कॉम्बिनेशन दोनों है? का, हाँ, क्योंकि माई बिलीव इसकी जो साइंस है उसका एक हद तक रोल है, और अपनी नॉलेज स्किल और साइंस के साथ आप बेस्ट करो, और उसके बाद फिर सारा कुछ छोड़ दो। तो जैसे मैं तो बड़ी सर्जरी करता हूँ, और कैंसर के मरीजों को बहुत सारी और प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिजीजेज होती हैं, डायबिटीज होता है, किडनी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे पता है कि मैं अपनी स्किल और साइंस से इस लेवल तक इस पेशेंट का, बाकी काम केवल ईश्वर ही करेगा, वो ईश्वर करेगा। तो सर्जरी के बाद में मैं फिर ईश्वर पे छोड़ता हूँ कि अब आप संभालो, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, राइट। तो मैंने अपना साइंटिफिकली जो नॉलेज से हो सकता था कर दिया, राइट। और इसीलिए हम तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन में देखते हैं, मुझे तो कहीं अलग है ही नहीं। तो सर ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि आज की डेट में हमारा जो यंग बच्चे हैं वो साइंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट आप अगर साइंस और स्पिरिचुअलिटी को लेके चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज क्या है कि जो स्पिरिचुअल है वो साइंस को नहीं मानता, जो साइंस को मानता है स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानता। बट दैट्स वंडरफुल थिंग कि आप अपना प्रयास करते हैं, एंड ये आपका प्रोफेशनल लाइफ, आई एम श्योर। तो अगर आप बिलीव करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्पिरिचुअलिटी बिलीव करते हैं, करेक्ट सर? बिल्कुल बिल्कुल। हर सर्जरी के पहले मैं एक बार ईश्वर को याद करता हूँ कि हमारे हाथ से इसका भला होना चाहिए, बस। और करने वाले आप। हाँ, मैंने देखा है कि वही सच होता है, वही सच। सो सर कभी आपने कोई ऐसा केस देखा है जहाँ पे पेशेंट की जो रिकवरी है वो मेडिकल साइंस के एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हो गई, जो आपने एक्सपेक्ट किया था मेडिकल साइंस से, बट वो हीलिंग इतनी ज्यादा हुई जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल पावर है, मतलब वो मेडिकल साइंस जो है उससे बियॉन्ड जो है वो रिकवरी हुई? ऐसा कोई वाकया हुआ, केस हुआ आपके जीवन में आज तक? ऐसा होता है, कई बार होता है, क्योंकि जैसे कि जैसे जब हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कैंसर की क्या स्टेज है, पेशेंट की क्या एज है, पेशेंट की ओवरऑल फिटनेस कैसी है, परफॉर्मेंस स्टेटस कैसा है, स्ट्रेंथ कैसी है, और उसमें फिर हम जैसे पेशेंट कई बार बहुत ओल्ड है तो सोचते हैं कि पता नहीं हो पाएंगे, ये रिकवर करेंगे, टॉलरेट कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, ये ट्रीटमेंट तो यही होना है, और जहां हम देखते थे कि ये 85 ईयर, इवन मैंने एक 96 ईयर ओल्ड लेडी की ओवेरियन कैंसर की सर्जरी की और रिकवरी 96 ईयर्स की, सी रिकवर्ड। वाह। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि हर पेशेंट की जो इनर स्ट्रेंथ होती है उस पर उसकी हीलिंग और रिकवरी और उसके बिलीफ पर, अगर उसका स्ट्रांग बिलीफ है कि उसे ठीक होना है
तो रिकवरी भी अच्छी होती है, ठीक भी होते हैं। तो ऐसे बहुत केसेस हम लोग देखते जब हैं। आप साइंस के ऊपर जाके स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, बिल्कुल। तो ये आप जो 96 ईयर ओल्ड का एग्जांपल लिया, तो ये एक प्रूफ भी है एक समाज के लिए कि भाई आप गिव अप मत करें, आप एग्जैक्टली। हार ना माने। तो और कोई ऐसा एग्जांपल देना चाहेंगे एनी पर्टिकुलर केस वाकया जहाँ पे आपको भी लगा होगा एज ए डॉक्टर की शायद उम्मीद बहुत कम है, और आप यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एट द, आपकी एक मेडिकल साइंस की एक्सपर्टीज है जो आपने पिछले 30 सालों में करके पढ़ाई करके आपने उसको अक्वायर किया है, स्किल है आपकी, बट एट द एंड ऑफ द डे हम ह्यूमन हैं। तो कोई ऐसा केस जहाँ पे आपको भी लगा होगा यार शायद पता नहीं, पर क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और मरीज है वो कह रहा है तो आपने अपना कर्म किया, बट आपको अंदर से उम्मीद नहीं थी, बट वो वहाँ पे हुआ, इट्स लाइक वेल डन। तो ऐसा भी केस हुआ आपके साथ में? हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है। और एक्चुअली हम लोगों की अप्रोच जो होती है, उसमें हम ये फोकस करते हैं कि मुझे क्या करना है, पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को ये ट्रीटमेंट ज़रूरी है, ये होना चाहिए और मुझे ये करना चाहिए। तो हम उन चीज़ों पे, और ये फिर मोटा-मोटा ये पेशेंट टॉलरेट कर लेगा सब कुछ। और उसके लिए जो हमें और पैरामीटर्स चाहिए, जैसे कार्डियक पेशेंट है तो उसका सारा इवैल्यूएशन कराएंगे। ओके। किडनी प्रॉब्लम है तो उसका सारा इवैल्यूएशन होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट साथ में होगा, कार्डियोलॉजिस्ट साथ में होगा, क्रिटिकल केयर टीम साथ में रहती है। और उसके बाद में फिर बाकी चीज़ों पे हम फिर फोकस नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काम परफॉर्म करना है, बाकी जो होगा वो देखना रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। है। तो वो फिर हम और ईश्वर के हाथ फिर में जब रिजल्ट छोड़ते हैं। आया अच्छा आया तो फिर कैसा लगता है सर? वो उस तो बहुत फीलिंग ही को तो बयान नहीं बढ़िया कर सकते। बहुत ही मुझे लगता है बढ़िया दुनिया में पेशेंट के लिए बहुत अच्छा, उससे बड़ी दौलत तो कुछ हो ही नहीं सकती हम ना। लोगों के लिए भी बहुत अच्छा लगता आपके है लिए कि बता रहा हूँ, आपके बता रहा हमने अपना प्रयास किया हूँ। और एट द एंड वी गेट द रिजल्ट। तो सर बहुत ऐसा से लोग अक्सर सोचते होता हैं कि अगर मैं ऑर्गेनिक खाऊंगा तो मुझे कभी जिंदगी में कैंसर नहीं होगा, क्या ये वाकई सच है? है। नहीं, ऐसा कुछ सच है। ऑर्गेनिक खाने से आपकी हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन कैंसर होने का खतरा के और भी बहुत सारे कारण हैं। सर कैंसर की ऐसी कोई मेडिसिन या दवा बताइए जो दुकान में नहीं मिलती, व्हाट इज दैट? आप अपने को हेल्दी रखें, हेल्दी रहने का प्रयास करें, कैंसर के चांसेस होने के कम रहेंगे। वो तो ठीक है, किसी को हो गया है तो ऐसी कोई दवा जो दुकान में नहीं मिलती बट वो उसके अंदर ही है, व्हाट इज दैट? फिर तो उसका बिलीफ, वो कि उसी को ही वो इतना फर्म बिलीफ होना चाहिए कि मुझे ठीक मुझे होना मुझे है, जिंदा रहना है। मुझे ठीक यहाँ पे होना माइंडसेट है। साइकोलॉजी काम हाँ, आती है, साइकोलॉजिकली उसको एंड स्ट्रांग होना पड़ेगा स्पिरिचुअल फेथ कि मुझे ठीक होना है और उसके लिए जो भी जरूरी होगा वो मैं करूँगा। करें। तो यहाँ पे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पावर करती है, पावरफुल है, या उसका स्पिरिचुअल फेथ ऑन गॉड वो इम्पोर्टेंट? मुझे लगता है कि अगर मेंटली स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल फेथ नहीं है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, मेंटली स्ट्रांग या स्पिरिचुअल फेथ क्या काम करता है? देखिए, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें आप स्पिरिचुअल हैं और सारा भगवान पे छोड़ दें, वो बिल्कुल ठीक नहीं। कि ईश्वर जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, मुझे कुछ नहीं करना। तो मेरा तो मानना ये है कि उस व्यक्ति को मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर वो मेंटली स्ट्रांग होगा तो स्पिरिचुअलिटी भी हेल्प करेगी उसको। ओके, तो यू वांट से पहले मेंटली स्ट्रांग देन स्पिरिचुअल फेथ। पर सर बहुत से लोग बोलते हैं अगर आपको भगवान में विश्वास है, स्पिरिचुअल फेथ है, तो आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ अपने आप आ जाएगी। ऐसा मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सुबह शाम भगवान का नाम ले रहे हैं और उसके बाद भी डर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो इसका नाम उनको भगवान में विश्वास ही नहीं है। हाँ। अगर वो भगवान का नाम ले रहे हैं और फिर भी और ठीक है, हमें भगवान को ये प्रैक्टिकल कोसते भी रहते कि क्यों ये कष्ट दे तो दिया। उनको विश्वास नहीं है भगवान में। तो क्योंकि भगवद गीता भगवान ने बताया है कि जो मेरी शरण को प्रॉपर ग्रहण कर लेता है तो वो मेरी शरण में आ गया, तो मतलब उसका डर तो खत्म हो जाता है। इसका मतलब वो शरण में था ही नहीं, शरण में गए ही नहीं वो। तो कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो राइट। एनीवे वो कर अलग हो जाएगा डिस्कशन, बट क्योंकि ये मैटर रिलेटेड करता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको चाहिए होता है। और लोग, बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं नहीं मानता, जब लाइफ में टफ टाइम आता है तो फिर मैंने देखा है कि उनको भगवान के यहाँ मंदिरों में जा जाके, या और सबसे जो लोग गलती करते हैं जाते हैं पंडितों के यहाँ जो पूजा पाठ कराते हैं, वो उससे खैर इससे कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट उससे कुछ होता नहीं है, पर लोग करते हैं जो करते हैं। एनीवे, वन थिंग जो हम कर सकते हैं
to avoid cancer? What one thing we can do to avoid cancer? One thing. ये सबसे अच्छा है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड आई दिस विल बी द टेक होम मैसेज आल्सो, करेक्ट, कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं, लड़ सकते हैं। करेक्ट। हाँ, तो उसके लिए देयर आर सर्टेन डूज कि हम क्या करें। तो सबसे जरूरी है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब है कि समय से सोना, सुबह समय से उठना, जगना, डेली एक्सरसाइज करना, जो सबसे ज़रूरी है जी, कि हम डेली एक्सरसाइज करें। फिर हेल्दी डाइट, जी, कि हम वेजिटेरियन डाइट खाएं, हाई फाइबर डाइट खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। नॉन वेजिटेरियन डाइट से कैंसर बढ़ता है तो उसको अवॉइड करें। तो ये डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हम अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो उससे भी बहुत ज़्यादा कैंसर का रिस्क है। फिर स्ट्रेस को अवॉइड करें। आज की डेट में स्ट्रेस तो सबको है, लेकिन अननेसेसरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से, करियर को लेके, पैसे को लेके, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस जो है वो आपकी बॉडी इम्यूनिटी को कम करता है। देगा। और जब बॉडी इम्यूनिटी कम होगी तो कैंसर ही नहीं और कई सारे खतरे होंगे। फिर उसके बाद में आपको कुछ चीजें नहीं करनी। हाँ, मैं उसी में आ रहा था। तो ये तो हो गया करना क्या है, अब करना क्या नहीं वो बताइए सर। सबसे जरूरी है कि टोबैको यूज, मतलब स्मोकिंग, तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, ये सारा अवॉइड करना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन डाइट बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा। सर ये बड़ा एक डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा। मैंने पूछा नहीं आपसे, तो क्या जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? यस। ओह माय गॉड। रेड मीट पर्टिकुलरली, रेड मीट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर। तो लोग बोलते हैं तो प्रोटीन है, खाओ पियो, क्या दिक्कत है। लोग खाते भी हैं और ड्रिंक करते हैं, बोले खाऊंगा ड्रिंक करूंगा तो पच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग ऐसा उल्टा सोचते हैं। नहीं, ओवरऑल दोज कंट्रीज जहाँ पे हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन डाइट है, वहाँ पे पर्टिकुलर कोलन, रेक्टल कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, इसीलिए यूरोप में सबसे नंबर 1 है, वहाँ ज्यादा है, क्योंकि वो लोग और देखिए ट्रेडिशनली हमारी डाइट जो थी कि सादा खाना, उसकी वजह से ही आज भी हमारे यहाँ पे इंटेस्टाइनल कैंसर कम। मतलब नॉनवेज खाने से भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। और बाकी अब क्या बताएं, और क्या नहीं करना चाहिए हमारे को? फिर उसके बाद में वेट अपना मैनेज करें। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ने से भी कैंसर होता है, क्योंकि लेडीज में जो अनवांटेड हार्मोन्स हैं वो फैट से काफी सीक्रेट होते हैं, तो उससे भी हो जाता है। वो नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग मैंने बता दिया, नशा पत्ती बता दिया आपने। क्या बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीने से भी होता है उसका? ऐसा कोई डायरेक्ट उसको नहीं, रिलेशन नहीं है। अब ब्रेड खाने से, जैसे ब्रेड आजकल बहुत खाते हैं लोग, मैदा की ब्रेड होती है शहर में, तो सुबह सुबह लोग लाओ ब्रेड लाओ, चाय लाओ, बनाओ। ब्रेड हर घर में यूज होती है, मैदा की है, तो क्या ब्रेड खाने से कैंसर बढ़ता है सर? उसके चांसेस बढ़ते हैं? ऐसा डायरेक्ट कुछ भी लिंक कहना ज्यादा होगा, बट कुछ कह नहीं सकते। कुछ आप और सर कहने वाले थे इसके अलावा क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, फिर ये होता है कि आपको ये सारी चीजें करनी है। ये सारा कुछ करेंगे तो कैंसर का खतरा कम हो जाएगा, कैंसर होने का रिस्क कम हो जाएगा, और हो सकता है आपको कैंसर ना भी हो। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो काम करने की और जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, वो तो वैसी ही रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलप्ड नेशन होंगे, हमारा वर्क कल्चर डिफरेंट होगा, तो कैंसर का खतरा बढ़ेगा। उसमें फिर दूसरा होता है कि हम अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पे, जो हमने पहले बात करी। हाँ, सबसे जरूरी होता है कि जैसे हम 40 साल के हों, हम अपना हेल्थ चेकअप शुरू कर दें हर 2 साल पे। हाँ, हर 2 साल पे आप एक कंप्लीट बॉडी चेकअप कराएं। तो सर एक चीज क्या खा सकते हैं, वन थिंग हमें क्या खाना चाहिए डेली, ताकि हमारी बॉडी जो है इम्यूनिटी बढ़ती रहे और कैंसर होने से चांसेस कम हो? व्हाट वन थिंग वी कैन ईट ऑन डेली बेसिस? हाँ, इसमें खाने में तो जैसे जो चीजें हैं कि हमें हरी सब्जियां ज्यादा खाना है, सीजनल फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं,
ये सारी चीजें क्योंकि कैंसर से हमें आजकल प्रोटेक्ट बहुत करती लोग हैं। सप्लीमेंट लेते हैं, प्रोटीन का, मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट खाते हैं, तो उससे फर्क पड़ता है या हम नेचुरल खाना चाहिए? हाँ, नहीं नेचुरल तो खाना ही चाहिए, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ऐसा देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं कि सिंपल विटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और कुछ जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, सिलीनियम, जिंक और बीटा कैरोटीन, इवन हमारे एस्पिरिन जो हम लोग जैसे 50 प्लस होते तो बहुत सारे लोगों को दी जाती है। तो ये जो मल्टीविटामिन्स हैं ये हमें कैंसर से बचाती हैं। तो क्योंकि हमारी डाइट में हमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं तो उसके लिए मिलते, हमें बात से लेना चाहिए। इनको हमें लेते रहना चाहिए, इनमें कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं। मल्टीविटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन ई, मैं रिपीट कर रहा हूँ विटामिन सी कि ये सारी चीजें लेते रहिए आप, ओवरडोज ना करें, लेकिन लेने से आपको फायदा होगा, कैंसर से आप बचेंगे। तो और दूसरा है, और भी है कि जैसे वैक्सीनेशन, यंग गर्ल्स को सबको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। ओके। उससे सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा ही बिल्कुल कम हो गया। अच्छा। ऐसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आती है। ओके। तो अगर हमने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ली हुई है तो हमें लिवर कैंसर और उनका खतरा कम हो गया। ये सब बातें लोगों को पता नहीं ना एक्चुअली में। तो बहुत सारी चीजें हैं। और फिर जैसे जेनेटिक कैंसर तो वैसे कम है, ओवरऑल देखें तो जेनेटिक कैंसर की फैमिली में ये 5 से 10% है, लेकिन 5 से 10% है। तो जिनकी फैमिली में कैंसर है वो अपना जेनेटिक टेस्टिंग करा लें, तो उन्हें पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो उससे टाइमली बच सकेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और कैंसर को लोग ये ना समझे कि ये कोई रेयर डिजीज है, किसी और को होती होगी, हमें क्यों होगी। हाँ, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पहले हम लोग सोचते थे कैंसर केवल अमीरों की बीमारी है। अब क्योंकि आप इतने सालों से कर रहे हैं तो आप क्या लगता है हर इनकम ग्रुप के, हर एज ग्रुप को हो रहा है या अभी भी अमीरों की ही बीमारी है कैंसर? नहीं, अमीरों की और गरीबों की बिल्कुल नहीं है, ये सबको हो रहा है। Which is a bad thing. फर्क ये है कि अमीरों को अलग तरीके के कैंसर है, पुअर को थोड़ा डिफरेंट टाइप के कैंसर ओके है, लेकिन है सब। तो पहले तो बहुत से लोग अमेरिका में इलाज, अभी भी जो अल्ट्रा रिच क्लास है वो अमेरिका में चले जाते हैं, इलाज कराते हैं और उसको कर लेते हैं बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मनी। बट भारत के जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए संभव नहीं है, और अब देश में भी इतनी सुविधाएं हो गई हैं जो यहीं पे इलाज करा लेते, हो भी जाता है, तो विच इज़ अ फाइन थिंग। सो कोई ऐसा कभी किसी मरीज ने जिसको आपने रिकवर किया, पेशेंट जो लास्ट 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसको आपने रिकवर किया, ठीक हो गया, उसने कुछ कभी आके आपको कोई ऐसा मैसेज या उनके फैमिली वालों ने कोई ऐसा मोमेंट आपके साथ शेयर किया हो? क्योंकि फिर लोग इमोशनल होते बोलते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और ऑब्वियसली अगर उनको ठीक किया तो भगवान का रूप तो हो ही जाता है। ऐसा कोई वाकया शेयर करना चाहें किसी पेशेंट का उसके परिवार के साथ, जो लोग ठीक होके जाते हैं अस्पताल से? जैसे मुझे भी याद है मेरे जो अंकल थे, जब वो गए थे दिवाली के पहले तो उनके चेहरे में क्या चमक थी। ऐसा तो वाकया कभी हुआ तक थी 35 सालों में आपके करियर में? वो तो डेली फील करते हैं हम लोग, जब पेशेंट जो ठीक हैं और जाते हैं, वो जब ठीक होके आते हैं, तो वो जो उनके खुशी होती है में और चमक, जो और वो जो हम लोगों को ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं, वो बहुत जरूरी है। और मैंने ये भी नोटिस किया जो अनफॉर्चुनेटली एक लिमिटेड नंबर है जो नहीं भी ठीक हुए, लेकिन अगर वो ये महसूस करते हैं कि डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया, जेन्युइनली जो हो सकता था डॉक्टर ने अपनी तरफ से एफर्ट नहीं छोड़ा, तो वो भी थैंकफुल होते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, वो भी थैंकफुल होते हैं। कितने ऐसे पेशेंट हैं जिनके फैमिली मेंबर्स अनफॉर्चुनेटली नहीं सरवाइव किए, लेकिन उनके नोन टू में किसी को हुआ या उनकी फैमिली में किसी को, वो भी हमारे पास। लास्टली व्हाट फाइनल वन मैसेज यू वांट टू गिव टू द पीपल जो इसको देख रहे हैं? व्हाट वन मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को कैंसर के बारे में, सोसाइटी को, समाज को, इवन जो मेडिकल तबके के लोग भी हैं, किसी तरीके से मेडिकल से जुड़े हैं या किसी के परिवार में एक डायग्नोज हो गया है या इस तरह से फेस कर रहे चीज़ों को, तो व्हाट वन फाइनल मैसेज यू वांट टू गिव टू द पीपल? देखिए, मैं
सबसे यही कहना चाहूँगा कि पहले तो ये करें कि कैंसर से बचने की कोशिश करें, और वो बड़ा सिंपल है। उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है। आपको बस एक सिंपल हेल्दी लाइफ स्टाइल जीनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, और एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम बचा सकते हैं। और फिर अल्कोहल, टोबैको, इन सब से बचना है। से नो टू ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब से बचना होगा, और अवेयर रहें। 40 के बाद में अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें। और अनफॉर्चुनेटली अगर कैंसर हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराइए मत, पूरी हिम्मत रखें, पूरा मेंटल अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखें, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी ना आने दें, और जानकारी हासिल करें, और घर के आस-पास 100-200 किलोमीटर के अंदर जो भी बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी हो वहाँ पे इलाज लें। बहुत ज़्यादा दूर जाके इलाज कराने में फॉलो बड़ा मुश्किल होता है। और बस खुश रहें, सब अच्छा रहेगा। थैंक यू डॉक्टर दिनेश जी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आई एम श्योर आपने जो आज बताया है हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये जो पॉडकास्ट हमने किया कैंसर के ऊपर, ये आपके लिए था। मेरा आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप इस पॉडकास्ट को अपने पास ना रखें, किसी न किसी को जरूर होगी जो आज हमारे डॉक्टर दिनेश जी ने बातें बताई हैं, जरूर इसको शेयर करें। आप कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन डॉक्टर दिनेश जी को पहुंचा दूं। और अगर आप डॉक्टर दिनेश कटियार जी से किसी तरीके से कंसल्ट करना चाहते हैं तो उनका भी ईमेल आईडी और उनका जो ऑफिस का असिस्टेंट का जो डिटेल है वो भी वहां पे रहेगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका होस्ट रवि सिजान, मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तो कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में असली खिलाड़ी वो नहीं होता जो कभी गेम हारता नहीं है, बट असली खिलाड़ी वो होता है जो जिंदगी की जंग कभी हारता नहीं है। So with that we sign off. Thank you very much for that. Take care. God bless.